नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दी है। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद हैं संजय सिंह, जिन्हें जमानत मिल गई है। ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। ईडी ने कहा कि उन्हें जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे अब संजय सिंह। 6 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे संजय सिंह। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संजय सिंह को ये बड़ी राहत मिली है। आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दी है। शराब घोटाला मामले में ये जेल में बंद हैं। और आपको बता दें कि ईडी ने जमानत का विरोध भी नहीं किया। ईडी ने कहा कि उन्हें जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है और ऐसे में अब तिहाड़ जेल से 6 महीने बाद बाहर आएंगे आप सांसद संजय सिंह। तो तिहाड़ जेल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नया पता है। 15 अप्रैल तक केजरीवाल की रातें जेल में कटने वाली हैं। लेकिन शराब नीति घोटाला में अब अगला नंबर किसका है? दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से तिहाड़ जेल की ओर जाते इस वाहन को बहुत गौर से देख लीजिए। इस जेल वाहन में कोई सामान्य कैदी नहीं, बल्कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बैठे हैं। जेल जाने से पहले कोर्ट में जो कुछ हुआ उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल जब जब जेल गए, आम आदमी पार्टी के 2 नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने ही मोर्चा संभाला और इन दोनों का नाम केजरीवाल ने पूछताछ में लिया है। क्या है सौरभ भारद्वाज और आतिशी का शराब घोटाले से कनेक्शन? क्यों लिया केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम? कौन है शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर, जिसके बारे में केजरीवाल ने बताया कि वो उन्हें नहीं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था? जेल जाते जाते केजरीवाल ने क्या कोई बहुत बड़ी सियासी चाल चली है? इन सबकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी केजरीवाल की जेल यात्रा की फुल रिपोर्ट। कोर्ट में आज जबरदस्त जिरह हुई। ईडी ने केजरीवाल पर पूछताछ में असहयोग करने का आरोप लगाया। ईडी ने दलील दी कि सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं केजरीवाल, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं केजरीवाल ने फोन का पासवर्ड नहीं दिया। कोर्ट ने इत्मीनान से सब सुना और फैसला दिया कि अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इस तिहाड़ जेल में पहले से ही शराब घोटाले के आरोपी कैद हैं। जेल में केजरीवाल के रहने का जो इंतजाम किया गया है, उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल जेल नंबर 2 में रहेंगे। जेल में अरविंद केजरीवाल के पड़ोसी हैं उनके ही पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, जिन्हें जेल नंबर 1 में रखा गया है। तिहाड़ के ही जेल नंबर 5 में है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और इन तीनों के पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल नंबर 7 में कैद हैं सत्येंद्र जैन, जबकि शराब घोटाले की आरोपी के कविता लेडी जेल नंबर 6 में है। मुझे लग रहा है कि सुपारी जैसी पार्टी, इसको वो कहते थे आम आदमी पार्टी, उस पार्टी के सारे नेताओं को जेल भेज करके इन्होंने सिद्ध कर दिया है अगर इनको डर है चुनाव हारने का तो सिर्फ एक ही व्यक्ति से, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। आज उस व्यक्ति के शरीर को आपने जेल में बंद कर दिया, लेकिन पूरा हिंदुस्तान केजरीवाल का रूप ले चुका है। केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। अरविंद केजरीवाल की राहें पहले मुश्किल हुई, अब कांटों से भरी दिख रही हैं। जेल से दिल्ली की सरकार चलाने की केजरीवाल की मंशा का क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है, आज मुद्दा है दिल्ली के 2 मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और आतिशी का शराब घोटाले में नाम आने का,
जिस समय ईडी के वकील दलील दे रहे थे उस दौरान अरविंद केजरीवाल कोर्ट में मौजूद थे। जब ईडी ने अदालत के सामने कहा कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, तो इस दौरान केजरीवाल चुप रहे। ये पहली बार है जब उन्होंने कोर्ट में 2 मंत्रियों का नाम लिया। अरविंद केजरीवाल इस सवाल का जवाब देने से बचते रहे कि आखिर क्यों नायर ने सीएम कैंप कार्यालय में काम करने वाले लोगों के बारे में जानकारी नहीं होने का दावा किया था, जबकि उसने सीएम के कैंप कार्यालय से काम किया था। हालांकि खुद विजय नायर कह चुका है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर के आवास में रहकर आबकारी नीति बना रहा था। आम आदमी पार्टी नेता जैस्मिन शाह ने पलटवार करते हुए ईडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब विजय नायर को हिरासत में लिया गया था तभी उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करता, मैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता हूं। सवाल है कि ईडी ने 1.5-2 साल बाद उस बयान को क्यों उठाया जो लिखित में उसके पास है। ईडी क्यों नहीं चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी सारी पूछताछ के कोऑपरेशन के बाद, अरविंद केजरीवाल जी ने कभी भी नहीं कहा कि मैं पूछताछ से कोऑपरेट नहीं करूंगा। 11 दिन तक आपने पूछताछ कर ली, आपके हाथ कुछ नहीं लगा, तो अब आपने ये खेल करना शुरू कर दिया। एक मकसद था आपका कि अब कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को जेल में रखो ताकि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाए। ईडी के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी समीर महिंदू ने अधिकारियों को बताया कि विजय नायर ने उसकी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात तय की थी, लेकिन जब बात नहीं बन पाई तो विजय नायर ने फेस टाइम वीडियो कॉल पर उसकी अरविंद केजरीवाल से बात कराई। ईडी का आरोप है कि इस कॉल में अरविंद केजरीवाल ने समीर महिंदू से कहा था कि विजय नायर उनका लड़का है, वो उस पर भरोसा कर सकते हैं और उन्हें विजय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। विजय नायर कुछ साल तक आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन का प्रभारी रहा है। वो एंटरटेनमेंट जगत का जाना माना नाम है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक नायर ने इंडी बैलेंस के लिए मैनेजमेंट कंपनी OML शुरू की थी। OML यानी ओनली मच लाउडर। ये एंटरटेनमेंट और इवेंट मीडिया कंपनी है। विजय नायर इसके CEO और डायरेक्टर भी रह चुके हैं। सीबीआई की FIR के मुताबिक मनीष सिसोदिया के कथित सहयोगी अर्जुन पांडे ने शराब कारोबारी समीर महिंदू से 2 से 4 करोड़ रुपए लिए थे। ये रकम विजय नायर की ओर से ली गई थी। विजय नायर अभी जेल में बंद है। शराब घोटाले की गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री और नेता इस घोटाले की जद में आते जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम खुद केजरीवाल ने लिया है, तो इसके बड़े सियासी मायने हो सकते हैं। केजरीवाल के इस रहस्योद्घाटन के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है और बीजेपी आक्रामक बल्लेबाजी कर रही है। मकसद था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके इंडिया गठबंधन को तोड़ के लोकसभा चुनाव में ईडी सीबीआई के जरिए 400 पार जाने का अपना जो बेसिर पैर का सपना है उसे पूरा किया जाए। अरविंद केजरीवाल जी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं कि राजनीति में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो केवल अपने आप को ही देखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि आतिशी जी और भारद्वाज जी भी शराब घोटाले में फंसें। वो चाहते हैं कि ये भी किसी तरीके इस दायरे में आए ताकि ये मुख्यमंत्री बनने का सपना ना देख पाएं। इस बीच केजरीवाल ने तिहाड़ में वक्त काटने के लिए 3 किताबों को अपने पास रखने की अनुमति मांगी है। पहली भगवत गीता, दूसरी रामायण और तीसरी किताब है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। केजरीवाल के पास तिहाड़ जेल में पढ़ने के लिए बहुत समय है, लेकिन अपने 2 और मंत्रियों का शराब घोटाले में नाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के भीतर ही भूचाल मचने की संपूर्ण संभावना है। हालांकि कानूनी पक्ष ये भी है कि जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्ट से राहत मिलने की अब संभावना ज्यादा रहेगी, जो कि ईडी की कस्टडी में रहते सरल नहीं था। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक केजरीवाल का जेल से सरकार चलाना बहुत मुश्किल है। एनसीटी दिल्ली एक्ट के मुताबिक केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को भेजी जाने वाली दिल्ली से संबंधित सभी फाइल मुख्यमंत्री के जरिए ही जाती है, लेकिन जेल से यह मुमकिन नहीं है। सीएम अपने मंत्रिमंडल के मुखिया होते हैं। मंत्रिमंडल के सभी फैसलों की जानकारी उपराज्यपाल को सीएम के जरिए ही भेजी जाती है। जेल से ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। इक्कीस मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे और वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। ऐसे में खबर यहां तक आई कि ईडी की कस्टडी से अरविंद केजरीवाल ने कई आदेश दिए।
दिल्ली सरकार की तरफ से दावा किया गया कि केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी में रहते हुए आदेश के कई लेटर साइन भी किए। हालांकि बाद में ईडी की तरफ से इस तरह के किसी भी आदेश और लेटर पर साइन की बात से इनकार कर दिया। अब केजरीवाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ की बैरक नंबर 2 में केजरीवाल एक रात गुजार चुके हैं और दिल्ली सरकार अभी भी अड़ी हुई है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की जेल से सरकार चलाने की जिद पूरी होना बेहद मुश्किल लग रहा है। दरअसल दिल्ली से संबंधित फाइल सीएम के जरिए ही जाती है, जेल से ये मुमकिन नहीं। मंत्रिमंडल के सभी फैसलों की जानकारी उपराज्यपाल को सीएम के जरिए ही भेजी जाती है। ऐसी सरकारी फाइल जो सीएम के देखने के बाद ही आगे बढ़ती है, जेल से ये मुमकिन नहीं। जेल में सीएम केवल न्यायिक जरूरत के कागजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, सरकारी फाइल के साथ ये मुमकिन नहीं। सीएम अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से मुलाकात नहीं कर सकते क्योंकि उनकी मुलाकातियों के नाम में वो शामिल नहीं है। ऐसे में सरकारी आदेश कैसे पारित कर सकते हैं? कैबिनेट के फैसले लेना, आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना, जेल से ये मुमकिन नहीं। रोजमर्रा के प्रशासनिक कामकाज का संचालन लगभग नामुमकिन। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट जेल से सरकार चलाने पर रोक की याचिका को ये कहकर खारिज कर चुका है कि ये कार्यपालिका का विषय है, लिहाजा इस पर फैसला उपराज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर केंद्र सरकार को लेना है। इसमें न्यायिक दखल का कोई स्कोप नहीं है। केजरीवाल देश के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है और पहले गिरफ्तारी और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। और दिल्ली के साथ साथ दक्षिण से भी इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती वाली खबर है। बीजेपी ने समंदर के एक टापू को 2024 का चुनावी मुद्दा बना लिया है और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और डीएमके दोनों को खरी खरी सुनाई है। अचानक आए इस मुद्दे को लेकर दोनों पार्टियां हैरान हैं कि आखिर एक टापू को लेकर नरेंद्र मोदी इतने आक्रामक क्यों हो गए हैं। कच्चा थीवू, अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्चा थीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था। आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंक काट दिया। कच्चा थीवू, एक ऐसा टापू जिसके जरिए बीजेपी करना चाहती है दक्षिण में बड़ा जादू। कच्चा थीवू, एक ऐसा टापू जिससे और दिलचस्प हो गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजनीति को बीजेपी ने एक टापू के जरिए झकझोरने की कोशिश की है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समंदर में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू। अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्चा थीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंक काट दिया और भारत से अलग कर दिया। बीजेपी के टारगेट पर कांग्रेस है,
बीजेपी के टारगेट पर डीएमके है। बीजेपी की उम्मीद दक्षिण का वो वोट है जिसके जज्बात कच्चा तीवू से जोड़े जा सकते हैं, लेकिन बाकी भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल है, आखिर क्या है कच्चा तीवू? 2024 के चुनाव में मुद्दा क्यों बन रहा है कच्चा तीवू? क्या दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में बीजेपी के लिए गेम चेंजर बन सकता है कच्चा तीवू? ब्रिटिश काल में भी कच्चा तीवू टापू मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत आता था। आजादी के बाद भारत का हिस्सा बना, लेकिन कच्चा तीवू पर आज श्रीलंका का हक है। वो इसलिए क्योंकि 1974 के बाद भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा को लेकर कई करार हुए। 1974 और 1976 के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति श्री माओ भंडार नायके के बीच 4 समझौते हुए। इन्हीं समझौते के तहत कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया। कच्चा तीवू द्वीप पर हुए समझौतों में कुछ शर्तों पर सहमति बनी थी। वो ये कि भारतीय मछुआरे जाल सुखाने के लिए इस टापू का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही टापू पर बने चर्च पर जाने के लिए भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं होगी। लेकिन एक बात यह भी थी कि भारतीय मछुआरों को इस टापू पर मछली पकड़ने की इजाजत नहीं दी गई थी। अब तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में वहां के मछुआरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और टापू के साथ साथ मछुआरों के मुद्दों को भी बीजेपी ने बड़े तीखे तेवर के साथ उठा लिया है। दरअसल तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने एक आरटीआई फाइल की। जवाब आया कि 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने जल संधि के दौरान कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। इसी आरटीआई को लेकर प्रधानमंत्री ने 31 मार्च की सुबह ट्वीट किया और लिखा कि यह चौंकाने वाला सच है। कांग्रेस ने जानबूझकर कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। इसे लेकर हर भारतीय गुस्सा है। हम कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस भारत की अखंडता और उसके हितों को 75 वर्षों से कमजोर कर रही है। इसके बाद मेरठ की रैली में गए प्रधानमंत्री ने वहां भी कच्चा तीवू का जिक्र किया। इतनी बड़ी उनकी पाप के जब बात आती है तो कांग्रेस की बोलती बंद हो जाती है। डीएमके जैसे दल जो कांग्रेस के साथी हैं, वे भी मुंह पे ताला लगा करके बैठ जाते हैं। आप मुझे बताइए, क्या ऐसा इंडी गठबंधन जिसने मां भारती का टुकड़ा करके दे दिया, क्या ऐसा गठबंधन देश हित में कोई फैसला ले सकता है क्या? डीएमके ने कहा कि 1974 में उसने कच्चा तीवू को श्रीलंका को दिए जाने पर विरोध जताया था। तमिलनाडु में इसके खिलाफ आंदोलन भी हुआ था। तब तमिलनाडु के तत्कालीन सीएम एम करुणानिधि ने इंदिरा गांधी के इस फैसले का विरोध किया था और विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया था। मई 2022 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में एक समारोह में मांग की थी कि कच्चा तीवू द्वीप को भारत में फौरन शामिल कराया जाना चाहिए। कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को दिए हुए करीब 50 साल हो गए हैं और अब 2024 चुनाव से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मुद्दा उठाया है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने काउंटर अटैक किया है, वो भी सवालों के साथ। स्टालिन ने 3 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल, तमिलनाडु केंद्र को अगर 1 रुपए राजस्व भेजता है तो उसे वापसी में सिर्फ 29 पैसे क्यों मिलते हैं? दूसरा सवाल, तमिलनाडु में लगातार बाढ़ आने के बावजूद केंद्र से 1 रुपए की राहत भी क्यों नहीं दी गई? तीसरा सवाल, पिछले सालों में क्या मोदी सरकार ने तमिलनाडु के लिए कोई खास योजना शुरू की? मछुआरों को लेकर अचानक केंद्र सरकार कुंभकर्ण की नींद से क्यों जागी है? ये सवाल अब कांग्रेस भी पूछ रही है। 2015 में इसी मुद्दे पर एक आरटीआई हुई। वो आरटीआई में अभी आपको सर्कुलेट कर देता हूं। उसमें लिखा है, दिस डिड नॉट इन्वॉल्व आइदर एक्वायरिंग और सीडिंग ऑफ टेरिटरी। इन्हीं की सरकार कह रही है कि न कोई जमीन श्रीलंका को दी, न उनसे कुछ लिया। इन्हें इतना समझ नहीं है कि अभी कुछ साल पहले इन्होंने बांग्लादेश के साथ इसी मैत्री को आगे बढ़ाते हुए जो बांग्लादेश चाहता था वो किया। इन्हें इतना नहीं पता कि 2014 तक इस आइलैंड के आसपास फिशिंग राइट्स थे। 2014 के बाद वो फिशिंग राइट्स क्यों चले गए, इन्हें जवाब देना है। बहुत साफ सी बात है, प्रधानमंत्री ने जब कच्चा तीवू का मुद्दा उठाया तो डीएमके और कांग्रेस दोनों मुद्दे को अलग अलग पिच पर ले गए। दरअसल चुनाव कोई भी हो, कच्चा तीवू जैसा मुद्दा हर बार हर जगह उठते रहे हैं और उठते रहेंगे। असली मुद्दा चुनाव है।
इस मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्ष घिरता हुआ नजर आ रहा है। तमिलनाडु की पीड़ा इसलिए आज आपको हो रही है। तमिल साहित्य के खिलाफ जब आप बोलते थे तब नहीं, तमिल भाषा के खिलाफ बोलते थे तब नहीं चिंता थी, क्योंकि चुनाव सामने है। तो आपको चुनाव में जहां पे आपका खाता नहीं खुलने वाला है, इसलिए आपको तमिल की चिंता हो रही है। और जिस दिन वहां वोट पड़ जाएगा फिर आप 5 साल तक नहीं बोलेंगे। 2015 में जो बात थी आज 2024 में कैसे बदल गई है? ये राजनीति के चलते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में कुछ उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 1-2 सीट्स और पा लेंगे, और एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप विद श्रीलंका। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 10 साल से सरकार में है, अब आपको पता नहीं तो किसको पता है? और आप क्या कर रहे थे ये 10 साल? क्यों नहीं सफाई किया इसके बारे में? और उल्टा अब जब चुनाव आ रहे हैं, इसको एक सवाल की तरफ पेश कर रहे हो आप, ताकि इसका कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। इसका कोई उनको फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। साफ है कि तमिलनाडु की लड़ाई इस बार बहुत आमने सामने की है। बीजेपी, डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। 2019 में डीएमके कांग्रेस गठबंधन ने यहां 39 में से 38 सीटें जीती थी। 1 सीट एआईएडीएमके को मिली थी। तमिलनाडु में बीजेपी एआईएडीएमके के साथ मिलकर 5 सीटों पर लड़ी थी और उसका वोट शेयर महज 3.62% था। लेकिन 2024 में बीजेपी दक्षिण को लेकर बहुत आक्रामक राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री दक्षिण के राज्यों के लगातार दौरे कर रहे हैं, चाहे केरल हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो या फिर तमिलनाडु। नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में हर जगह कमल खिलाने की कसम खाई है। इधर बिहार में जेडीयू का चुनावी थीम सॉन्ग लॉन्च हो गया है। थीम सॉन्ग के जरिए से नीतीश कुमार के 18 साल के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए एलईडी रथ को रवाना किया गया। थीम सॉन्ग की लॉन्चिंग के मौके पर जेडीयू सांसद संजय झा और मंत्री अशोक चौधरी मौजूद रहे। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने थीम सॉन्ग रिलीज किया और उसके बाद अब एलईडी वैन को रवाना किया जा रहा है, जो पूरे बिहार में लोगों के बीच में जाकर नीतीश कुमार ने पिछले 18 सालों में क्या कुछ विकास के कार्य किए उसे दिखाया जाएगा। और ऐसे एलईडी वैन में वो वीडियो भी दिखाया जाएगा। बिहार के जनता के बीच में तमाम लोकसभा क्षेत्र में ये एलईडी वैन भेजा जा रहा है, जिसके पार्टी के बड़े नेता झंडी हिलाकर रवाना कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बिहार में चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है और उसका इशारा है, उसकी तस्वीर दिख रही है जेडीयू की तरफ से, जब जेडीयू के तमाम बड़े नेता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और एलईडी वैन के साथ साथ थीम सॉन्ग को रवाना किया गया। और इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर जेडीयू के बड़े नेताओं की। और दूसरी तरफ लगातार उत्साह से लग रहे जेडीयू के नेता और वैन जो पूरे बिहार में जाकर लोगों के बीच में बताने का काम करेगा कि रोजगार से लेकर विकास के लिए नीतीश सरकार ने क्या कुछ किया। तो ये तस्वीर है, जेडीयू की तस्वीर है, जेडीयू की तस्वीर। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।